अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में देखिए बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान किरार आज़ और हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्ज़िया-निगार मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है और आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर आफ़ियत से होंगे। तो सर प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। पहले सेगमेंट में हम बात करना चाहेंगे जो पीटीआई ने फ़ॉरेन अफ़ेयर कमेटी तहलील की है, अंदर की बात क्या है? क्या वजूहात हैं? ये कहा जा रहा है कि अलीमा खान जो हैं, उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। फिर दूसरी बात ये कि शहबाज़ गिल को भी फ़ारिग कर दिया गया। तो अब करंट सिचुएशन में शहबाज़ गिल कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, ये फ़ॉरेन रिलेशंस कमेटी में था ज़ुल्फ़ी बुख़ारी लंदन से और अमेरिका से सज्जाद बरकी और आतिफ़ ख़ान और इसमें साथ थे शहबाज़ गिल। हुँ, और ये पीटीआई की जो फ़ॉरेन रिलेशन कमेटी है, ये बुनियादी तौर पे बनाई गई थी पीटीआई की फ़ॉरेन लॉबिंग के लिए, ठीक है ना? जो हुँ, लंदन में एक तो लॉबिंग जारी थी, पहले तो जारी था कि जी हमने ख़ान साहब को ऑक्सफ़ोर्ड का चांसलर बनाना है, जो प्रोजेक्ट ज़ुल्फ़ी बुख़ारी कर रहे थे। फिर वहाँ पे लंदन में पार्लियामेंटेरियंस को आसिम मुनीर के खिलाफ ब्रीफिंग के लिए एक हॉल में आपको याद है कमरा बुक कराया गया है। लेकिन वो भी नाकाम हुआ लंदन प्रोजेक्ट क्योंकि उसके बाद जनरल आसिम मुनीर को बरतानिया का सरकारी दौरा मिल गया और बहुत हाई लेवल प्रोटोकॉल मिला और वहाँ पर पीटीआई जो एहतजाज करना चाहती थी उसमें 100 वो बंदा भी भी ना नहीं था। वो भी नाकाम हुआ। तो लंदन में तो नाकामी की एक बड़ी दास्तान थी। और जुल्फ़ी बुख़ारी उसके बाद कहा जा रहा था वो एहतजाज में भी नहीं आए और वो कहा जा रहा है कि ऑक्सफ़ोर्ड के चांसलर के लिए जो फंड्स इकट्ठे हुए थे, वो पैसे गुड हुई। इमरान खान की बड़ी बहन ने जुल्फ़ी बुख़ारी पे वो इल्ज़ाम भी लगाए और सब कुछ। तो लंदन का तो ये डिबैकल है। अब अमेरिका की कहानी बड़ी दिलचस्प है। अमेरिका वालों ने बड़ा सर पे उठाया हुआ था कि हमने ट्रम्प को मना लिया है और ट्रम्प इमरान खान को निकाल लेगा और अमेरिका में शहबाज गिल, आतिफ़ खान और सज्जाद बरकी वग़ैरह ये सब लगे हुए थे कि हमारी लॉबिंग बहुत जानदार जा रही है और रिचर्ड कर्नेल के ट्वीट और ट्रम्प के घर पहुँच गए हैं, ट्रम्प की फूफी से बात हो गई है और उसके बाद हुँ, अब विल्सन हो गया रिलेटेड है, ट्वीट हो गए और बड़ी कहानी चल रही थी और एक माहौल था कि ट्रम्प जो ही पहले था कि ट्रम्प अपनी हलफ़बर्दारी पे हलफ़ ही नहीं उठाएगा जब तक इमरान खान वहाँ नहीं होगा। फिर कहा गया पहली तकरीर में यूँ करेगा, फिर कुछ कहा गया। तो एक माहौल उन्होंने बनाया कि हमने जी खान की रिहाई के लिए बड़ा काम कर अब आहिस्ता-आहिस्ता अमेरिका की ये जो कमेटी थी जिसमें आतिफ़ खान, शहजाद बरकी और शहबाज गिल हैं, इनका झूठ भी खुल गया क्योंकि ट्रम्प ने तो कुछ भी नहीं किया और ट्रम्प के ने क्या करना था बल्कि उल्टा ट्रम्प ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया और अब भी आजकल भी ट्रम्प इंतज़ामिया और पाकिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं, पैदा हो गए हैं। तो इनकी सारी लॉबिंग, सारा पैसा तो ज़ाया हो गया। ऐसे में शेर अफ़ज़ल मरवत ने भी इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज़ गिल जो हैं, वो ये जो अमेरिका में लॉबिंग के लिए पैसा इकट्ठा हुआ था, ट्रम्प के साथ लॉबिंग के लिए, अरकान कांग्रेस के साथ लॉबिंग के लिए, वो पैसा शहबाज़ गिल खा गया है। वैसे तो शहबाज़ गिल साहब लोगों को ऊपर गंद के टोकरे डालते रहते हैं और उनका बेहतरीन काम फ़िक्रा ये है, "ऐ जी बड़ा गंद दा टोकरा चुक लैंदा है।" देखो कुदरत की सितमज़रीफ़ी देखो शहबाज़ गिल का भी पीटीआई में ज़लील होने के अलावा और कोई काम नहीं है। ये डाउनफॉल है। उस्मान बुज़दार की पंजाब हुकूमत से बद ज़लील होकर निकले, करप्शन के इल्ज़ामात पर निकले, फिर ये उसके बाद मरकज़ में एक नहीं कई दफ़ा निकले, फिर ये जब गिरफ्तार हुए, इनके बारे में बाजवा ने कहा ये तो फर इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन रहे हैं। उसके बाद इमरान खान ने इनका बायकॉट कर दिया और मुझे याद है इनको कोई मुँह नहीं लगाता था। फिर ये बाहर चले गए और अब वीलॉगर बन गए और उस वीलॉग के नतीजे में इन्होंने खुद को अमेरिका का बहुत बड़ा एक्सपर्ट साबित किया और उसमें भी ये करप्शन करके पीटीआई का पै अब बकौल शेर अफ़ज़ल मरवत के ये पीटीआई का पैसा खा गए हैं। और भी जगह ये स्टोरीज़ आई हैं कि रिचर्ड कर्नेल ने जो ट्वीट डिलीट किए और उसने शहबाज़ गिल को अनफ़ॉलो किया, उसमें भी ये था कि कहीं न कहीं शहबाज़ गिल एट फ़ॉल्ट था और उसने वो सारा जो प्रोजेक्ट है वो मिसहैंडल कर दिया, जिसका पीटीआई को बहुत नुकसान हुआ। और हम देखते हैं कि रिचर्ड कर्नेल अब हुँ। बिल्कुल खामोश है।
तो टेक्निकल बात ये है कि ये जो अमेरिका की इनकी लॉबिंग कमेटी थी, उसने पैसा बहुत खा लिया है, खर्च किया है, खा लिया है, हड़प कर लिया है, लेकिन उसके नतीजे में वहाँ हुआ कुछ नहीं है इमरान खान के लिए, बल्कि पाकिस्तान में बेइज्जती हुई। हर बंदा पीटीआई को कहता है, "ले आओ ना जी तुहाडे ट्रंप किथे? वो ट्रंप ले आओ ना जी, ट्रंप का फ़ोन क्यों नहीं आया?" और ट्रंप ने कहा कुछ नहीं। ट्रंप तो अब पीटीआई की छेड़ बन शुक्रिया गया है। आया पलट कि और तो अब पीटीआई को बहुत नुकसान हुआ है, बल्कि पाकिस्तान में ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि आपने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ट्रंप से डराया हुआ था। वो डर उतर गया है, तो अब एस्टेब्लिशमेंट से का आपको कौन बचाएगा? तो इसलिए मेरे ख़्याल में ये फ़ॉरेन रिलेशंस कमेटी जो है वो तोड़ दी गई है। हलीमा खान इस फ़ॉरेन रिलेशन कमेटी के हवाले से पहले ही सख्त नाराज़ थीं। वो भी इस बात का इल्ज़ाम लगा रही थीं कि ये फंडिंग खा गए हैं और इन्होंने कोई काम नहीं किया, इनकी परफ़ॉर्मेंस ज़ीरो है और पैसे इनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे किए गए हैं। इसलिए अब चूँकि इन पर अब पैसे खाने का इल्ज़ाम है, तो वो आतिफ़ हुँ। खान साहब भी बेइज़्ज़त हो गए हैं, सज्जाद बरकी भी बेइज़्ज़त हो गया है, शहबाज़ गिल भी बेइज़्ज़त हो गया है, जुल्फ़ी बुख़ारी भी बेइज़्ज़त हो गया है। और इन सब पर इल्ज़ाम यही है बुनियादी तौर पर पीटीआई के अंदर के ये फंडिंग खा गए हैं। इसलिए इनकी कमेटी को बैरिस्टर गौहर खान ने डीनोटिफ़ाई कर दिया है, जिसका नोटिफ़िकेशन जो है वो अब सब जगह ट्वीट हो रहा है, सब उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ये डीनोटिफ़िकेशन ये ज़ाहिर करता है कि पीटीआई ने पिछले 1 साल में जितनी भी फ़ॉरेन लॉबिंग या फ़ॉरेन काम किया है, वो सब नाकाम हो गया है और उस नाकामी को तस्लीम कर लिया गया है। तो सर अगर ये सब कुछ हो चुका है और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जब इनके जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, एहतजाज होते हैं, तो वहाँ पर भी लोग इकट्ठे नहीं होते, बाहर भी इकट्ठे नहीं होते लोग और वोट बैंक भी इनका कम हो गया है, जो भी कॉल देते हैं फ्लॉप होती है। तो और अब ट्रंप का शुक्रिया भी हो गया है, तो सर फिर अब पीटीआई के पास क्या कोई लास्ट कार्ड मौजूद है कि जिससे अवाम का एतमाद दोबारा से जीत सके? नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि पीटीआई के पास अब कोई कार्ड नहीं है। अब आज हुँ, इन्होंने अपनी एक कमेटियाँ बनाई हैं ईद के बाद एहतजाज के लिए, उसपे असद कैसर और हामिद रज़ा साहब को डाला है कि ईद के बाद एहतजाज करना है, लेकिन मुझे ईद के बाद कोई एहतजाज मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि देखिए ना, मौलाना फज़ल रहमान साहब के साथ तो कोई मामला तय नहीं हो सके। वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कल गए और उन्होंने वहाँ धुआँधार तकरीर की, एलामिया मुत्तफ़िका था, उन्होंने इस एलामिये पर दस्तखत भी किए, उसमें की हिमायत भी की। और वो पीटीआई के बायकॉट के साथ नहीं थे। तो पीटीआई मौलाना फजल रहमान के साथ या जमात इस्लामी के साथ कोई मामलात ग्रैंड अलायंस के तो तय नहीं कर सकी है। अब महमूद खान अचकज़ई और पीटीआई ही क हैं, 2 लोग पहले से ही हैं और उनका एहतजाज हमें पता है। गंडापुर भी कौमी सलामती कमेटी में गए हैं। अब क्या केपी हुकूमत के सर पे दोबारा एहतजाज करना है, इस्लामाबाद की तरफ आना है, तो अब के मेरे ख़्याल में कुछ ज़्यादा ही कुट पड़ जानी है। तो मुझे लगता है कि पीटीआई के पास अब शायद कोई कार्ड नहीं है और फिलहाल अगर अमेरिका वाला कार्ड भी एग्ज़ॉस्ट हो गया और वो भी उसका भी रिज़ल्ट ज़ीरो है और बरतानिया वाला कार्ड गोल्डस्मिथ भी ज़ीरो है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर सारे कार्ड तो पहले ही ज़ीरो हो चुके हैं। ये तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो है, पर मुझे लगता है ये जो कमेटी डीनोटिफ़ाई हुई है, इसमें आगे जाकर मज़ीद भी कार्रवाई करेगी पीटीआई, क्योंकि पीटीआई के अंदर बहुत गुस्सा है कि इन्होंने मरवा दिया है पीटीआई को। इनकी जाली लॉबिंग ने और झूठी लॉबिंग ने, जिसके पीछे था ही कुछ नहीं। मतलब इन्होंने ट्रम्प का माहौल बनाया हुआ था और ट्रम्प से कोई बात ही नहीं थी और जी। इतना बड़ा झूठ इन्होंने ट्रम्प के हवाले से और लॉबिंग के हवाले से बोला है, शहबाज गिल ने भी और सब ने, कि इन्होंने पीटीआई का काफ़ी नुकसान किया है। इतना नुकसान तो एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई का नहीं किया, जितना ये शहबाज गिल एंड कंपनी ने कर। तो सर नाउ आई वांट टू आस्क कि पाकिस्तान कौन-सी कैटेगरी में शामिल है व्हेन इट कम्स टू कि आपने यूएसए ट्रैवल करना है? तो पहले ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ऑरेंज कैटेगरी में होगा, सिर्फ़ वो लोग जिन्होंने बिज़नेस करना है या मतलब कोई सिफ़ारती जो लोग हैं, सिर्फ़ वही यूएस का ट्रैवल कर सकेंगे। लेकिन फिर ये भी कहा गया कि अ, जो पाकिस्तान है वो येलो कैटेगरी में भी हो सकता है और जिसका क्राइटेरिया ये था कि 2 महीने जाँच-पड़ताल होगी, फिर उसके बाद आप अगर क्लियर हो जाते हो, तो कोई भी हो तो वो यूएसए के लिए ट्रैवल कर सकता है। तो सर अब आप बताएँ अंदर की बात क्या है कि पाकिस्तान कौन-सी कैटेगरी में है? पाकिस्तान किसी कैटेगरी में नहीं। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान से जब इस हवाले से सवाल हुआ है,
उन्होंने पहले ये हमें खबरें आई थी न्यूयॉर्क टाइम्स में भी, रॉयटर्स में भी, कि 23 मार्च को लिस्ट आ रही है जिसमें कैटेगरीज़ अनाउंस की जाएँगी और 3 कैटेगरीज़ हैं, कौन-सा मुल्क किस कैटेगरी में है। रेड लेकिन ये लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट ने वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिकी हुकूमत यानी कि ट्रंप इंतज़ामिया कोई लिस्ट जारी नहीं कर रही कि कौन-सा मुल्क किस कैटेगरी में है। और ये जो सब खबरें हैं, ये कियास-सराइयाँ और झूठ है। फेक है। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस बार ट्रंप इंतज़ामिया किसी भी मुल्क पर किसी किस्म का ट्रैवल बैन नहीं लगाने जा रही। वैसे वो तो जब किसी मुल्क पर भी नहीं लग रहा, तो पाकिस्तान पर भी नहीं लग रहा। पाकिस्तान के हवाले से भी सवाल हुआ है, तो उन्होंने कहा जब कोई लिस्ट ही नहीं है, तो ये सवाल भी फ़िज़ूल है कि पाकिस्तान कौन-सी लिस्ट में है। लिस्ट ही का ही कोई वजूद नहीं है। तो ये चलिए जो सर, बड़ी सारी खबर खबरें आपने ये हमारे तो व्यूवर्स ये जो सारी खबरें थीं, ये कियास-सराइयाँ और झूठ थीं और हमें समझना चाहिए कि गलत खबर न्यूयॉर्क टाइम्स भी दे सकता है। और उन्होंने ट्रम्प के पिछले दौर को सामने रखते हुए, क्योंकि पिछली दफ़ा ट्रम्प ने जब आए थे तो 7 मुल्कों का ट्रैवल बैन किया था, तो इस बार भी वो करेंगे, लेकिन इस बार ट्रम्प कोई ट्रैवल बैन के लगाने के मूड में नहीं है, बल्कि हैरानगी की बात है, स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि क्योंकि सबसे पहले तो ये आया है कि पाकिस्तान पे ट्रैवल बैन है और अफ़गानिस्तान पे ट्रैवल बैन है। जी। अब ये आया है कि जिन अफ़गानियों की रिपैट्रिएशन या उनका उनके जो क्यू में वो लगे हुए हैं, सब कुछ उ उनको भी अमेरिका में सेटल किया जाएगा। तो उन उनको सेटल करने के हवाले से जो है, जो क्यू लिस्ट है उसको ख़त्म नहीं किया गया और अफ़गानिस्तान पर भी कोई ट्रैवल बैन नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप उन लोगों को रिपैट्रिएट करने के लिए तैयार हैं जिन्होंने नेटो की मदद की थी, तो फिर इसका मतलब है ट्रैवल बैन तो ना हुआ। तो मेरे ख़्याल में ये जो खबरें थी, ये इसका स्टेट डिपार्टमेंट ने वज़ाहत कर दी है। और उस वज़ाहत के बाद जो है मेरे ख़्याल में ये कियास-सराइयाँ ख़त्म हो जानी चाहिए। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क पर अमेरिका फ़िलहाल कोई ट्रैवल बैन नहीं लगाना चाह रहा। अपनी वीज़ा पॉलिसी वो चेंज कर सकते हैं कि किसी मुल्क में वीज़ा ज़्यादा दें, किसी में कम दें और इस हवाले से तो हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रैवल बैन या किसी मुल्क के हवाले से कोई चीज़ होने का मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। सर, हुँ। आखिर में आपसे जानना चाहूँगी, जो जस्टिस एजाज़ इसाक़ खान की जानिब से कहा गया ये जो कॉज़ेज़ मनसूख की गई, इससे तो बेहतर था कि आप मेरी अदालत की जो बुनियादें हैं उसमें बारूद रख देते और उसको उड़ा देते। तो इस मुतल्लिक़ आप क्या कहेंगे? क्योंकि काफ़ी बरहमी का इज़हार किया गया है। देखें, जो अ, जस्टिस इसहाक साहब हैं ना, वो हुँ, पिछले 1 साल से इमरान खान की मुलाकातों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। उन्होंने एक लोकल कमीशन पहले बनाया हुआ है कि जी जो वुकला की मुलाकात को मॉनिटर करेगा। अब उन्होंने एक मिशाल यूसुफ़ज़ई पर लोकल कमीशन बना दिया कि आकर मुझे रिपोर्ट करे और वो रोज़ अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को अपनी समझो अदालत में खड़े रहते हैं और बेतहाशाई तौहीन अदालत। आप बताएँ, पाकिस्तान के किसी कैदी की भी कोई अदालत इतनी सहूलतकारी कर रही है जितनी जस्टिस इसहाक साहब जो हैं इमरान खान की कर रही हैं। यहाँ तो वो कहीं न कहीं अपनी जितने अरसे से वो जज हैं, उन्होंने किसी और कैदी की मुलाकात के लिए भी इस किस्म के ऑर्डर्स किए हैं, जिस किस्म के ऑर्डर्स वो इमरान खान की मुलाकातों के लिए करते हैं। किसी एक और कैदी हुँ। के लिए किए हैं? कोई पाकिस्तान का हाई कोर्ट दिखा दें जिसने किसी कैदी की मुलाकातों के लिए इस किस्म के ऑर्डर किए हों जैसे इसहाक साहब ने इमरान खान की मुलाकातों के लिए किए हैं। तो सर, ये क्या ये तो सहूलतकारी है? मैं इसको सहूलतकारी समझता हूँ। अब हुआ ये कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने तंग आकर एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा को पिटीशन की कि इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से कुछ 27-28 दरखास्तें हैं। आप इनको इकट्ठा करके एक लार्जर बेंच बनाकर उसमें इकट्ठा फैसला कर दें ताकि मेरे पास भी एक क्लैरिटी आ जाए और उसने लिखा कि अडयाला जेल में 3000 से ज़्यादा कैदी हैं। अगर मैं एक कैदी की मुलाकातों ऐसे कराने लग जाऊँ तो बाकी भी कहेंगे हमारे ऐसे कराई जाओ। तो ये एक कैदी के साथ गैर मामूली सलूक है और बाकी कैदियों के साथ ज़्यादती है। अदालत हुँ, ने उसके ऊपर लार्जर बेंच बना दिया है ताकि तमाम कैदियों के साथ यकसां सलूक किया जा सके। अब वो जो लार्जर बेंच है जब वो बन गया तो फिर सारी दरखास्तें उस लार्जर बेंच में चली गई और इसहाक साहब के पास भी जो दरखास्तें थी वो उस लार्जर बेंच में चली गई। तो जब इसहाक साहब वाली दरखास्तें उस लार्जर बेंच में चली गई तो इसहाक साहब बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अदालती अमले को बुला लिया, डिप्टी रजिस्ट्रार को बुला लिया, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। ये वो वही काम कर रहे हैं जो मंसूर अली शाह ने एक केस में किया है, इस सुप्रीम कोर्ट में।
और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो मंसूर अली शाह के खिलाफ फैसला दिया ना, कि उनका सारे फैसले गैर आईनी थे, उन्होंने भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए थे। तो जो मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट में किया, वो जो इसहाक साहब जो हैं, वो करना चाह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन वो ये समझें कि जो मंसूर अली शाह का हाल हुआ है, वही इसहाक साहब का हाल भी होगा, क्योंकि लार्जर बेंच ये तौहीन अदालत के नोटिस भी खत्म कर देगा और उनका सब कुछ खत्म कर देगा, फिर वो आराम से बैठ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की बहुत सहूलतकारी की गई है। वहाँ जजेस ने, मेरा मतलब है, एक सेल समझो बना लिया था पीटीआई जजेस का। जो इमरान खान की पिटीशन आती थी, शाम को पिटीशन आई, सवेरे फैसला, सवेरे पिटीशन आई, शाम को फैसला। और इमरान खान के हक में लूट से मुलाकातों की लूट से लगी हुई। इतनी मुलाकातें आप बताएं पाकिस्तान में किसी कैदी की हैं जितनी इमरान खान की नहीं। हैं? किसी कैदी को इंटरनेशनल कॉलिंग की सहूलत हासिल है, वो कहते हैं इमरान खान को इंटरनेशनल कॉल भी कराई जाए। तो इमरान खान के साथ वही कैद सलूक होना है जो पाकिस्तान की जेल मैनुअल के तहत एक कैदी के साथ होना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ के साथ भी वही सलूक होता था, आसिफ जरदारी के साथ भी वही सलूक होता था। तब तो खान साहब कहते थे मैं एसी उतरवा दूंगा, हालांकि वो एसी अदालत की इजाजत से या होम डिपार्टमेंट की इजाजत से लगे हुए थे। आज भी बहुत सारे कैदियों ने एसी लगाए हुए हैं जेल में, जिनके पास बी क्लास या ए क्लास है। जैसे इमरान खान साहब को वो एक्सरसाइज मशीन मिली हुई है, सेल मिला हुआ है, बहुत सारी सहूलतें वो कानून के मुताबिक आप ले सकते हैं। लेकिन ये मुलाकातों की जो लूट लूट सेल इसहाक साहब ने लगाई हुई थी, वो मेरा ख्याल है अब उसका बाप खत्म होने वाला है, और आज उन्होंने मंसूर अली शाह पार्ट 2 बनने का एक ड्रामा किया। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।